Hello friends, this is Pawan Kumar and you are watching YouTube channel Creative Education, UPSSC and UPPSC important questions. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? ऑप्शंस दिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम ये उत्तरी अंध महासागर में प्रवाहित होने वाले गर्म पानी की एक प्रमुख महासागरीय जलधारा है। यह धारा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्वी दिशा की ओर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ मतलब गर्म, ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा क्या है? उत्तरी अंध महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म पानी की एक प्रमुख महासागरीय धारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची प्रथम एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए एवं सूचियों में दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। कैपिटल गेन टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और कॉर्पोरेट टैक्स। तो कैपिटल गेन टैक्स है, ये किस पे लगता है? ये लगता है संपत्ति विक्रय पर। कॉर्पोरेट टैक्स है वो आय पे यानी इनकम पर लगता है। कस्टम ड्यूटी आयात निर्यात पे लगता है यानी आयात पे लगता है, जो हम इंपोर्ट करते हैं जो गवर्नमेंट, तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो फैक्ट्री निर्मित वस्तुओं पे लगता है। तो ए का 4 है, बी का सेकंड है और सी का थर्ड है और डी का फर्स्ट है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैपिटल गेन टैक्स संपत्ति विक्रय, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री निर्मित वस्तु और कस्टम ड्यूटी आयात पे और कॉर्पोरेट टैक्स ये हमारे इनकम पे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल कौन से हैं? मुंडीगाग, सुरतागोई, ए और बी दोनों या फिर हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मुंडीगाग और सुरतागोई हिंदुकुश की पहाड़ियों पर स्थित हैं अफगानिस्तान में। ये अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। यहां से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिले हुए प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? ग्राम सभा, पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्राम सभा व पंचायत। ग्राम सभा व पंचायत पंचायती राज में सबसे निम्न स्तर पर हैं। ग्राम सभा है ये किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांव के समूहों की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था होती है। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ये ग्राम सभा पंचायत लेवल, तहसील लेवल या जिला लेवल यानी जिला परिषद पर होती है। तो पहला लेवल कौन सा होता है? प्राइमरी लेवल, वो होता है ग्राम सभा व पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के ये प्रथम गवर्नर जनरल रहे थे। ये भारत के इनका जो शासनकाल था वो 1828 से 1835 तक भारत में इन्होंने शासन किया था। इनके द्वारा सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार, सरकारी सेवा में सुधार के अनेक प्रयास किए गए थे। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। यदि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, अगर ये पूछा जाता है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और भारत के प्रथम वायसराय वैसे कौन थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर आए ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दादू
मियाँ। फरायजी विद्रोह ये कहाँ, बंगाल के फरीदपुर नामक स्थान से शुरू हुआ था। फरायजी संप्रदाय का प्रवर्तन शरीयतुल्लाह ने किया था। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने तथा जमींदारों के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए 1838 में एक विद्रोह किया था। यह विद्रोह लगभग 1857 तक चला था, किंतु सक्रिय नेतृत्व के अभाव में यह समाप्त हो गया था और बाद में इस संप्रदाय के लोग वहाबी आंदोलन से जुड़ गए थे। तो फरायजी विद्रोह का ये नेता कौन था? ये थे दादू मियाँ। कहाँ? बंगाल के फरीदपुर नामक स्थान से ये शुरू हुआ था और इसका जो संप्रदाय का जो प्रवर्तन किया था, किसने किया था? शरीयतुल्लाह ने किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दादू मियाँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए पांडुरंग प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती आदि समाज, राजा राममोहन राय आदि ब्रह्म समाज और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। ए पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, ये सत्य है। दयानंद सरस्वती आदि समाज ये इनसे संबंधित थे। राजा राममोहन राय ये ब्रह्म समाज से संबंधित थे, केवल ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज से ये संबंधित थे। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो राजा राममोहन राय ये सुमेलित नहीं है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना, केवल ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी और 1828 ईस्वी में इन्होंने की थी, जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है एवं इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है? लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राचीन वैदिक धर्म की उसको शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना था। स्वामी जी के आर्थिक विचारों में स्वदेशी का बहुत बड़ा महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वो कहते थे कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी अच्छा है। तो उनकी शिक्षा के फलस्वरूप उनके अनुयायियों में स्वदेशी और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर गई थी। भारत के सामाजिक इतिहास में वो पहले सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने तथा ऊंची शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने तथा अन्य सभी प्रकार से ऊंची जाति तथा पुरुषों के बराबर के अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया था। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी इन्होंने किया था, ठीक है। और इनके द्वारा एक नारा दिया गया था कि भारत भारतीयों के लिए है। और इनकी जो रचना थी वो सत्यार्थ प्रकाश नाम के इन्होंने ग्रंथ की रचना की थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? दांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंपारण। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का प्रयोग भारत में पहली बार चंपारण की धरती पर किया था। उन्होंने यह भी तय किया कि वो आगे से केवल एक ही कपड़े से गुजर बसर करेंगे और इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंपारण। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, इंडिया टुडे 1857। तो यदि हम इनकी तरफ देखें तो 1857 ये पुस्तक लिखी थी एस.एन. सेन ने। इंडिया टुडे आर.पी. दत्त ने। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम एनी बसेंट और हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पट्टाभी सीतारमैया। तो ABCD 1 2 3 4। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 2 3 4। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये बुक लिखी गई थी पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम एनी बसेंट, इंडिया टुडे आर.पी. दत्त और 1857 एस.एन. सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी एक आक्रमण है जो धीरे ही सही मगर पूरी तरह ये देश को नष्ट कर रहा है? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, A.O. ह्यूम?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ये ब्रिटिशकालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री और कपास के एक व्यापारी तथा आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नेहरू। उन्होंने ही कहा था कि ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ था, लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इक्ता, जागीर, अमरम, मोकासा, और इनको किस किस नाम से किस किस के शासनकाल में बुलाया जाता था। तो इक्ता था और अमरम, जागीर और मोकासा। तो इक्ता दिल्ली के सुल्तान कहते थे, इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत की थी। अगर जागीर की बात करें तो ये मुगल कालीन शासनकाल में इसको पुकारा जाता था। अमरम विजयनगर और मोकासा मराठे। तो इसका राइट आंसर था ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का चौथा और डी का पहला। राइट आंसर ऑप्शन बी। इक्ता इस प्रथा को इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में शुरू किया था। किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने। जागीरदारी जो प्रथा थी ये भारत में मुस्लिम शासनकाल में विकसित 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई थी। यह भूमि की रैयतवाड़ी प्रणाली थी जिसमें किसी भूमि से लगान प्राप्त करने और उसके प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य के एक अधिकारी को दे दी जाती थी। किसी जागीरदार को जागीर सौंपा जाना सशर्त या बिना शर्त भी हो सकता था। अमरम विजयनगर साम्राज्य में राजा सेनापतियों को भी निश्चित कर के एवज में कुछ अमरम क्षेत्र जागीर प्रदान करता था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद का किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, इनको कालानुक्रमिक रूप में इनको लगाना है कि कब कब इनका निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले जो निर्माण हुआ था वो कुतुब मीनार का हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की और इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था एवं उसके दामाद और उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1368 ईस्वी में इसे पूरा किया था। अब इसके बाद ये दास वंश था। उसके बाद जो इनमें से जो वंश आया था वो था तुगलक वंश। दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये सल्तनत कालीन 5 वंश थे। तो उसके बाद जो तुगलकाबाद का किला, ये दिल्ली में किला है जिसे तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक द्वारा 1321 ईस्वी में बनवाया गया था। उसके बाद लोधी वंश। तो लोधी वंश, इन्होंने लोधी गार्डन का इतिहास 1444 ईस्वी से पता लगता है। दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश के शासक थे मोहम्मद शाह की कब्र उनके बेटे और वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा यहाँ बनाई गई थी। गार्डन में स्थित एक महत्वपूर्ण मकबरा लोधी राजवंश में सिकंदर लोधी का है जिसे 1570 में उसके बेटे इब्राहिम लोधी ने बनवाया था। और उसके बाद है फतेहपुर सीकरी, से किसने बनवाया था? मुगल सम्राट अकबर ने इसको बनवाया था। तो जो सबसे पहले बना था वो था कुतुब मीनार, उसके बाद तुगलकाबाद का किला, फिर लोधी गार्डन, उसके बाद फतेहपुर सीकरी। तो 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 ये इनका ऑप्शन है। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो कुतुब मीनार, तुगलकाबाद का किला, लोधी गार्डन, उसके बाद फतेहपुर सीकरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, अमीर एवं गरीब का सहअस्तित्व, छोटे और बड़े उद्योगों का सहअस्तित्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ये दोनों ही यानी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों विद्यमान रहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय मिश्रित अवस्था यानी भारतीय जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। भारत में तेल शोधक कारखाने
बहुधा बृहद बंदरगाहों के समीप स्थापित हैं, क्योंकि तेल क्षेत्र अधिकतर तट के समीप स्थित है, आयातित कच्चे माल पर निर्भरता है, शोधित उत्पाद बाजार से सरलता से जुड़े या तकनीकी क्षमता सुलभ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयातित कच्चे माल पर निर्भरता है। भारत में जो तेल शोधक कारखाने हैं ये बृहद बंदरगाहों के समीप यानी बड़े बड़े बंदरगाहों के समीप ही स्थित हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया जो ऑयल है, क्रूड ऑयल, उसको इंपोर्ट करता है। जो हमारी निर्भरता है वो क्रूड ऑयल पर, आयातित कच्चे माल पर है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयातित कच्चे माल पर निर्भरता है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।